अफगानिस्तान में तालिबान राज से चीन की गलतफहमी। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, तालिबान से भारत को बड़ा नुकसान होगा, भारत के पास अब यू टर्न लेने का भी मौका नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है। मैं सीधे चलूंगा, क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए जरा मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। इसको प्ले ऑन करें और ये जो इंफॉर्मेशन है मैं चाहूंगा इसको जरा प्ले ऑन करें। चाइना ने जो कहा है इसको प्ले करें यहां पर, क्योंकि उनका ये माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स। चीन को बड़ी गलतफहमी, अफगानिस्तान में तालिबान राज। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद गदगद हो रहा है चीन। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें इसको यहां पर। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने छापा बेतुका आर्टिकल। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, तालिबान राज से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट चेंज करें। वो ये है, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के पास अब यू टर्न लेने का भी मौका नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें। भारत को अफगानों में अपने निवेश की सुरक्षा मुश्किल है, ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए। मैं इसमें यहां पर एक चीज समझना चाहूंगा विवेक काटजू सर से। सर, ग्लोबल टाइम्स को ऑलमोस्ट उनका माउथ पीस कहा जाता है और हमें पता है कि उनका किस तरीके से वो एक अलग वॉरफेयर करते हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, भारत का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में जो है वो कितने दिन तक कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा? खासकर चाइना और पाकिस्तान का जो इंटरवेंशन वहां पर है और जो उनका पेनिट्रेशन है, कितने दिन तक हमारे लिए वो कॉम्प्रोमाइज रहेगा? और क्या फ्यूचर में आप उसको एक लेबोरेटरी देखते हैं आतंकवादियों की पाकिस्तान की तरफ से, कंसिडरिंग कि उनकी सरकार में हक्कानी नेटवर्क और ये सब लोग आए हैं? योर टेक सर। देखिए, आपने एक सवाल में 2-3 सवाल पूछे, तो मुझे कुछ वक्त दीजिए। प्लीज सर। पहली चीज, भारत कितना खेल पाएगा वहां? जनरल साहब ने कहा इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इन अफगानिस्तान। ये सही है कि अफगानिस्तान की आवाम में भारत के लिए एक रुचि रही है, भारत के लिए एक इज्जत रही है, भारत को अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन इस दोस्ती को कायम रखने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि ताली 2 हाथ से बजती है। आजकल जब उनकी ज़रूरत है तब फिर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे वीज़ा के मामलों में अगर हम उसमें थोड़ा अपना हाथ हमने रोका, हाँ हमारी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हमने ये हाथ रोका तो फिर ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट प्लेयर के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि प्लेग्राउंड तो पहुंच लें। अगर आप प्लेग्राउंड ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर खेल कहाँ खेलें? और प्लेग्राउंड तभी पहुंच सकते हैं जब, जो कि इंगेजमेंट का की एक शुरुआत हुई है दोहा में, जब स्थानकजाई जो अब उप विदेश मंत्री हैं वो आए भारतीय दूतावास में और उन्होंने हमारे राजदूत दीपक मित्तल साहब से बात करी। अगर वो इंगेजमेंट का सिलसिला हमने आगे नहीं बढ़ाया, इंगेजमेंट माने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं होता है। स्कंजी बैठे हैं यहाँ, वो तो इसको मेरी बात से मुझे लगता है सहमत होंगे कि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन अलग चीज है, वो बहुत बड़ी चीज, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रहना पड़ता, तभी तो आप खेल पाएंगे, तभी तो मैदान में पहुंच पाएंगे। और जहां तक ग्लोबल टाइम्स की बात है, वो तो हमें छेड़ना है, इसमें हमें इनकी जाल में पड़ना ही नहीं। ओके। आखिरी चीज मैं आपसे कहूं, हमें ये मालूम कि इस वक्त जो तालिबान सरकार है उसको पाकिस्तान की और चीन की जरूरत है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि परिस्थितियां बदलती और जल्दी बदलती, और जो लोग 1 या 2 देश पे पूर्ण निर्भर रहते हैं वो ऑल्टरनेटिव्स की भी तलाश करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते आखिरी 4 दशक के देखें तो वो इसको स्थापित करता है, इस सिद्धांत को स्थापित करता है, लेकिन इसके लिए हमें भी अपनी सोच में थोड़ी लचीलापन लाना पड़े। सर, ये लचीलेपन से क्या मतलब हुआ आपका विवेक सर? लचीलापन माने ये कि हमें अपने हितों को देखना पड़ेगा, हमें अपने सामरिक हितों को देखना पड़ेगा। एक ये भावना चल रही है आजकल हमारे सामरिक विशेषज्ञों में कुछ हद तक कि अफगानिस्तान हमारे लिए जरूरी ही नहीं। मेरा भय ये है कि इस वक्त चीन हमारे पश्चिम पड़ोस के देशों में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है
पाकिस्तान तो उसकी जेब में, ईरान में वो तेजी से बढ़ रहा है आगे, मध्य एशिया के देशों में है, अब अफगानिस्तान पर भी उसकी नजर है, पूर्ण नजर। तो अगर हम खेल नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान में, तो फिर ये सब पश्चिम पड़ोस का एक बड़ा सा बेल्ट बन जाएगा और वहां पर फिर हम क्या खेल पाए। एब्सोल्युटली राइट विवेक सर, एब्सोल्युटली राइट। स्कंद सर, मैं आपसे एक चीज सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं जल साहब के पास आ रहा हूं। सर, मेरे मन में एक बहुत बड़ा डाउट है। वो डाउट ये है, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे जर्नलिस्ट के मन में भी होगा, लोगों के मन में भी होगा, जब पीक पर कोरोना चल रहा था तब ब्रिक्स की समिट हुई, जब गलवान क्लैश पीक पर चल रहा था तब ब्रिक्स की समिट हुई, और ब्रिक्स की समिट में उससे कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। आज भी जो बाइडेन के 90 डेज की इंक्वायरी, उसमें कोई चाइना का नाम नहीं। अभी जब ये अफगानिस्तान का पीक पर इशू चल रहा है तो ब्रिक्स की समिट हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा सवाल यहां पर, मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दिया सवाल का, लेकिन सवाल मेरा उसके दो एंड्स हैं। पहला, ये ब्रिक्स की समिट में उसमें कुछ होगा भी कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर ये समिट्स क्या कर रहे हैं? इट्स लिप सर्विस है ये तो सिर्फ। देखिए, ब्रिक्स का जो एजेंडा है और जो उसकी मेंबरशिप है, उसमें ब्रिक्स एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो कोई रोल बिल्कुल है ही नहीं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है भविष्य में, वो केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान और रशिया मेंबर्स हैं। तो ब्रिक्स से तो कुछ एक्सपेक्ट करना अफगानिस्तान पर मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत होगा। और जैसा मैंने कहा कि जो समिट की एक अपनी जो सबसे अधिक जो लाभ होता है कि ये एक अवसर मिल जाता है नेताओं को प्राइवेटली बात करने का, इनफॉर्मली बात करने का, और कैमरों से दूर बैठकर बात करने का। वो इस समय वर्चुअल उसमें समिट नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिक्स के संदर्भ में तो मैं समझता हूँ कि ये एक फॉर्मल सी मीटिंग होगी जिसमें लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देंगे, और एक काफ़ी हम लोगों के हमारे कलीग्स ने मेहनत करके बड़ा लंबा कुछ वो कम्युनिके बनाया होगा जिसको कोई पढ़ेगा भी नहीं, उसके बाद वो इशू हो जाएगा। पर यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो इकोनॉमी की बात हुई, शायद किसने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे की। देखिए, अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको ना स्कूल से मतलब है, ना अस्पताल से मतलब है, ना सड़क से मतलब है, ना विकास से मतलब है। केवल अफगानिस्तान को दो चीज़ चाहिए। एक तो फ्यूल, कि कहीं पाकिस्तान से या कहीं से तेल आता रहे और उनकी गाड़ियां और टोयोटा और ये जो पिकअप पे सब घूमते हैं वो चलती रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना आना चाहिए। मैं विवेक जी से पूछना चाहूँगा एक चीज़, कि आज तक मैंने कोई मेल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड अफगान बच्चा नहीं देखा। भारत में देखें तो बिल्कुल भी, मतलब भारत की स्थिति बहुत बदतर है जहाँ तक कि इंडिकेटर्स हैं नरिशमेंट के। तो उनको क्या खाने में वो सेल्फ सफिशिएंट हैं? मैंने कुछ पता लगाने की कोशिश की पर ठीक पता लग नहीं पाया। तो अगर उनके पास खाने की कमी नहीं होती और फ्यूल पाकिस्तान या ईरान या रशिया के माध्यम से आता रहता है, तो तालिबान गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। ये सरीन साहब भी। अच्छा सर, आपने ये जो पॉइंट रखा है, मैं ये विवेक सर से पूछ लेता हूँ। विवेक सर, आपका इस पर टेक क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि ये 1990 का दशक नहीं। तालिबान जानता है कि इस वक्त जो स्टेट स्ट्रक्चर एक बन गया है 20 साल में, उसको उनको बहुत हद तक कायम रखना है। वो इसीलिए अपील कर रहे हैं कि इंजीनियर बाहर मत जाओ, डॉक्टर बाहर मत जाओ। हाँ, अगर उनके पास कोई चारा नहीं रहा, विवश रहे वो, तो फिर वो गांव में तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर अभी भी जो थोड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं काबुल में और कुछ शहरों में, वो ये संकेत देते हैं कि लोगों में एक कुछ गुस्सा आ रहा है। और आप देखिए, नारे ये लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो तालिबान भी जानते हैं कि उनको रुपए पैसे की जरूरत है और वो 1990 की स्थिति में नहीं जा सकते। और वो ये भी जानते हैं कि जो पैसा आना है इस स्टेट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, वो खाली पश्चिम के देशों से आ सकता है। पॉइंट टेकन। चीन उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। पॉइंट टेकन। 31 मिलियन कुछ नहीं है। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।